जी बच्चे, अगला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ द बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड, दूसरे अल्फाज में हम इसको कहते हैं। देखिए, याद रखिए कि जब भी हम बायोलॉजिकल मेथड की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल मेथड से असल में मुराद क्या होता है? बायोलॉजिकल मेथड से असल में मुराद होता है साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड क्या है, ये मैंने आपको शुरू से बताया था। शुरू में ही मैंने आपको ये बात इन्फॉर्म की थी कि science does not discuss the beliefs, does not discuss the beliefs. साइंस का काम, साइंस does not discuss the religion. एक्चुअली ये दो बातें मैं आगाज में क्यों कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या है कि साइंस इज एन एविडेंस बेस्ड नॉलेज। ये एक ऐसा नॉलेज है जो टोटली एविडेंस बेस्ड है। और वो एविडेंसेस कौन सी होती हैं? जी, कोई मुझे बताएगा कि साइंस के हवाले से हम एविडेंसेस कैसे इकट्ठी करते हैं? कोई बता सकता है? हमारा एविडेंसेस करने का जरिया क्या होता है? यस, वेल डन। हमारा एविडेंसेस कलेक्ट करने का जो जरिया होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन। और अब आते हैं बात के ऊपर कि व्हाट आर ऑब्जर्वेशन। तो याद रखिए कि साइंस में ऑब्जर्वेशंस वो चीज़ हैं जो हमारी 5 सेंसेस से हमें हासिल हों, प्लस हमारे बनाए हुए टूल्स से जिनकी रीडिंग ली जा सके, जिनको ऑब्जर्व किया जा सके। ऐसी तमाम चीज़ें साइंस के मुताबिक ऑब्जर्वेशंस काउंट होती हैं। मैंने उस दिन भी पहले ही दिन आपसे जिक्र किया था, पहले या दूसरे दिन, कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। हाँ बिल्कुल, पहला हमारा जो लेक्चर था उसमें ये मौजूद था। आप अगर जो है वो ये देखते हैं पहला लेक्चर, उसी में मैंने आपको बताया था कि ये ओपिनियंस पे चलने वाला नॉलेज नहीं है साइंस। साइंस ये नहीं कहेगा कि फलां ने ओपिनियन दी थी तो इस वजह से ये बात है, नहीं, ये साइंस को इससे मसला नहीं है। ना ही साइंस अनबायस्ड स्टडी है। वो साइंस एक अनबायस्ड स्टडी है, बायस्ड स्टडी नहीं है। बायस्ड स्टडी से क्या मुराद है कि किसी की तरफदारी नहीं करती। और फिर फाइनली एक और चीज क्या कही थी मैंने आपको बताया था कि साइंस की लिमिट क्या है। जी बेटा जरा बताइएगा, व्हाट इज द लिमिट ऑफ साइंस, जल्दी से। साइंस का जो एविडेंस हासिल करने का जरिया है यानी ऑब्जर्वेशन, वही साइंस की लिमिट है। अब आइए, ये साइंस की लिमिट क्यों है, मैं सारी बातों को सम अप करूंगा, जरा गौर से सुनिएगा कि एवरी ऑब्जेक्ट आउट ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज कंसिडर्ड आउट ऑफ साइंस। हर वो चीज जो साइंस के मुताबिक ऑब्जर्वेशन में नहीं आती वो साइंस से बाहर है। उनमें क्या चीज आ जाती है? उनमें आ जाते हैं बिलीफ्स। इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा, मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बात कही थी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि साइंस बिलीफ्स पे क्यों नहीं आती, क्योंकि मेरा जो बिलीफ है दैट डज नॉट मीन कि वो चीज साइंस से प्रूफ भी हो सके। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है। साइंस से प्रूव होने का, किसी भी चीज के साइंस से प्रूव होने का मतलब क्या है? किसी भी चीज के साइंस से प्रूव होने का मतलब ये है कि वो चीज साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रही हो, मतलब वो चीज जो है वो साइंटिफिक मेथड को, ऑब्जर्वेशंस को फॉलो करते हुए वो चीज हमें रिजल्ट्स दे। अगर हमें ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं देन इट इज साइंस। अगर हमें ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो वो चीज साइंस से बाहर कंसीडर होगी। लेकिन मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो चीज साइंस से बाहर कंसीडर हो, जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। ये बहुत जरूरी है जानना बच्चे, कि हमें आमतौर पे हमें बड़ा एक्सट्रीम पे सोचने की आदत होती है कि फलां चीज साइंस में एग्जिस्ट नहीं करती।
अगर फलां चीज को साइंस डिस्कस नहीं करती तो वो साइंस से बाहर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका वजूद नहीं है, ये गलत बात। मैं इसका जो है वो आपको मिसाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई फिलोसॉफिकल नॉलेज है, कोई रिलीजियस नॉलेज है, जिसकी ऑब्जर्वेशन साइंस के इख्तियार में नहीं है। साइंस के ऑब्जर्वेशन टूल्स अभी तक उन चीजों की एविडेंस तलाश नहीं कर सके। तो याद रखिए, मेटीरियलिस्टिक एविडेंस ना होने का मतलब यह हरगिज नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये दो ऑपोजिट बातें लगती हैं क्या? एक हम कहते हैं साइंस एविडेंस की बुनियाद पे बात करती है, दूसरी बात मैं क्या कर रहा हूं कि जिस चीज की एविडेंस नहीं है जरूरी नहीं है कि वो हो ही वो मतलब गायब हो, वो हो ही ना। मतलब एक चीज है, उसकी एविडेंस नहीं है, ठीक है, अगर उसकी एविडेंस नहीं है, साइंस कहती है ये हमारे मुताबिक ये चीज जो है ये हमारे इल्म से बाहर है, लेकिन अगर उस चीज की एविडेंस आपके पास नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये बड़ा जरूरी है जानना, ठीक है। हम आमतौर पे ना अपनी सोच को बड़ा लिमिटेड कर देते हैं, या हम टोटली बिलीव कर लेते हैं, टोटली हम कहते हैं जी रिलीजन रिलीजन रिलीजन, अच्छी बात है, हमारा अकीदा है रिलीजन। अगर हमारे पास हमारे रिलीजन से कोई चीज टकराएगी, हम उसको इग्नोर कर देंगे, उसको कह देंगे कि ये गलत है। ये अगर कोई चीज हमारे किसी रिलीजन की चीज का इनकार कर देगी, तो हम कहेंगे कि ऐसी बात कहना जो है वो रिलीजन से बाहर की बात है, और ऐसा कहना बाज़ औक़ात कुफर के दर्जे में आ जाता है। हमें ये बिलीफ रखना चाहिए कि हमें सबसे पहला ध्यान किसका रखना है, रिलीजन का। लेकिन एविडेंस बेस्ड स्टडी होने के नाते साइंस हमें बहुत कुछ बताती है। साइंस हमारी जो एविडेंसेस है, हमें एविडेंस की बेस पर बहुत सी बातों को प्रूव करने में हेल्प करती है। लेकिन एक और बात भी याद रखिए कि साइंस ऑब्जर्वेशन से बाहर नहीं जा सकती। ये मैं कैमरा ऑन करके गुफ्तगू इस वक्त आपसे क्यों कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि ये सारी बातें एज सच आपको मेरे सामने अगर आप जो है वो डिस्कस होंगी, तो वो भी एक अच्छी चीज है। याद रखिएगा कि साइंस के हवाले से अगर आपके जहनों में ये बात है कि साइंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू रिलीजन, साइंस का एक अपना मेथड है, साइंस उसके मुताबिक चलती है। लेकिन मेरा एक सेंटेंस याद रखिए, और ये मैं सेंटेंस लिखने लगा हूं, ये आपने सारी जिंदगी याद रखना है, चाहे आप इसको साइंस आगे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। लेकिन बहुत से लोगों को बात करते हुए आपको ये बात मेरी याद आएगी। कौन सी, जरा सुनिएगा गौर से। साइंस इज जस्ट नॉलेज, नॉट अ कोड ऑफ लाइफ। ये बात आपने अपने जहनों में रख के साइंस को पढ़ना है। याद रखिए, साइंस एक बहुत अच्छा, बहुत एविडेंस बेस्ड, ऑब्जर्वेशन बेस्ड नॉलेज है, लेकिन ये कोड ऑफ लाइफ नहीं है, लिहाजा इसकी कोई बात आखिरी नहीं होती। याद रखिए, इन साइंस का एक रूल समझ लीजिए, साइंस का ये परमानेंट रूल है, एवरीथिंग इज निग्लेक्टेबल। आप लोगों को एक बात बताऊं जो आप लोगों को छोटी क्लासेस में बताई गई है, और वो बिल्कुल गलत बात है जी। कोई बताएगा? हम क्या कहते हैं, साइंस में क्या चीज निग्लेक्ट नहीं की जा सकती? किस चीज को रॉन्ग प्रूफ नहीं किया जा सकता साइंस में? लॉ को। ये हम पढ़ते आए हैं, लेकिन आप लोगों को ये पता है कि ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप बायोलॉजी की हायर बुक्स देखें तो आपको पता लगता है कि लॉ इज निग्लेक्टेबल, लॉ इज रिफ्यूजेबल, लॉ को रिजेक्ट किया जा सकता है। ये मैं आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो, मैं क्या इसके बारे में कहूं, ये बिल्कुल गलत पढ़ाया जा रहा है। लॉ रिफ्यूजेबल है, इसको निग्लेक्टेबल के बजाय मैं यहाँ प्रॉपर वर्ड यूज करता हूँ, रिफ्यूजेबल। लॉ इज रिफ्यूजेबल। आप इसको रिफ्यूज कर सकते हैं, आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, आप इसको जो है वो इसको बदल सकते हैं, इसको बदला जा सकता है, ठीक है। इससे क्या जो है वो साबित हुआ कि नथिंग इज लास्ट वर्ड इन साइंस। साइंस continuously
चेंजेस। साइंस मुस्तकिल चेंज होती है, और जिस चीज में लास्ट वर्ड ना हो वो चीज कोड ऑफ लाइफ नहीं हो सकती। मैं इस तरफ आना चाह रहा था। मैं मतलब आपको मेरी कुछ बातों से लग रहा होगा मैं बहुत बड़ा हामी हूं साइंस का, और कुछ बातों से लग रहा होगा कि मैं साइंस को बिल्कुल ही टके टोकरी कर रहा हूं, टुडे मार। तो याद रखिए, जब इल्म, सिर्फ इल्म अकीदे का दर्जा हासिल कर ले तो उसको ठोकर मारनी चाहिए, लेकिन जब इल्म इल्म की सतह तक रहे तो उसको, उससे अकीदत करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। अकीदा सिर्फ एक है, इसलिए साइंस को जबरदस्ती अकीदे में मत घुसेड़ें, ना ही अकीदे को साइंस से प्रूव करने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं आमतौर पे, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, हम फलां चीज को साइंस के जरिए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। भाई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी गैब की चीज को, गैब का मतलब क्या है? गैब का मतलब है कि वो चीज जिस तक आपकी एक्सेस है ही नहीं। ईमान बिल गैब क्यों कहा गया हमें? कि हमने, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें वो चीज बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर एक्सपेरिमेंट किए माननी है, और इससे ऊपर कुछ नहीं है। अकीदा यहां पर है, उससे नीचे उलूम शुरू होते हैं। बहैसियत इल्म साइंस एक इंतहाई कीमती, इंतहाई प्रेशियस, इंतहाई ऑथेंटिक नॉलेज है, लेकिन ये अकीदा नहीं है। ठीक है? तो इस हवाले से इन दो चीजों को आप यूं समझिए कि ये पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस का क्या रूल होता है जी? पैरेलल लाइंस का एक रूल होता है, वो कभी क्रॉस नहीं होती, वो साथ साथ चलती हैं। तो आप यूं समझ लीजिए, ये अकीदा है और ये साइंस है। अकीदा ऊपर है, साइंस नीचे है, ये दोनों साथ चल रहे हैं। अकीदे को साबित होने के लिए साइंस की जरूरत नहीं है, और साइंस का इल्म हासिल करने के लिए आपको अकीदे की रुकावट की जरूरत नहीं है। अकीदा आपको रोकता नहीं साइंस का इल्म हासिल करने, लेकिन साइंस को बिला वजह अकीदे में ना घुसेड़ें। बिला वजह किसी चीज को साइंस से जबरदस्ती प्रूफ करना, हाँ एक चीज प्रूफ हो गई है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, फलां चीज के जी फलां हमारा पॉइंट है वो प्रूफ हो गया, ओके वेल डन, साइंस ने प्रूफ कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन अगर मुझे एक चीज मेरा दीन बता रहा है, मुझे मेरा दीन बताता है कि हजरत ईसा की विलादत जो है वो बगैर जो है वो बाप के हुई, हजरत मरियम जो अलैहिस्सलाम थी उनके जो है बेटे हजरत ईसा, और बगैर वालिद के पैदाइश हुई। अब मेरी साइंस मुझे कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, कहती रहे, मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला ये है कि मेरा अकीदा अलग है और मेरा अकीदा सबसे ऊपर है। लेकिन मैं आपको क्या हैसियत गिनवाना चाह रहा हूं कि बहैसियत इल्म बहुत प्रेशियस नॉलेज है साइंस, और याद रखिए ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ऑथेंटिक नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है। और इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात लचक है। आप किसी चीज की प्रॉपर ऑब्जर्वेशन लाकर दूसरी पहले से मौजूद चीज को रिजेक्ट कर सकते हैं, ये साइंस की खासियत है। ठीक है? तो ये तो हो गया पूरा बैकग्राउंड ऑफ साइंस का। अब ये साइंस का पूरा बैकग्राउंड है जिसमें आप देख रहे हैं कि साइंस जो है वो किस एंगल से पढ़ी जाएगी तो ही साइंस पढ़ने का फायदा होगा। जी बच्चे, इस हवाले से कोई क्वेश्चन? जी हजरात, कोई बताएगा? कोई क्वेश्चन नहीं है? इतनी अच्छी तरह समझ आ गया? एक मिनट। जी कोई क्वेश्चन नहीं, हैरत की बात है यार। चलें, बहरहाल ठीक है। अब आइए बायोलॉजिकल मेथड पे। बायोलॉजिकल मेथड का दूसरा मतलब है साइंटिफिक मेथड, यानी कि तमाम वो मेथड इसमें फॉलो होगा जो मेथड हम क्या कहते हैं
जो साइंस में फॉलो होता है वही तमाम मेथड। लिहाजा अब हम यहाँ जो बात कर रहे हैं इसका मतलब है तमाम साइंसेस यही मेथड फॉलो करती हैं, तमाम साइंसेस जो हैं वो यही मेथड फॉलो करते हुए अपने रूल्स बनाती हैं, अपने हाइपोथेसिस बनाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या बात कर ली, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, इट ऑलवेज बिगिंस विद द ऑब्जर्वेशन। अच्छा, एक और बात भी है बच्चे, ये बड़ी एक अजीब सी बात है जो हमारी बुक्स में यहाँ मेंशन है। जी आप लोग सुन रहे हैं ना, मुझे सो तो नहीं गए, बड़े खामोश हैं। मुझे लगता है कोई थिंकिंग का कोई एंगल बदल गया तो शायद आप लोग गुम हो गए। जी अब जरा ये इधर देखिएगा कि चांस ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। चांस ऑब्जर्वेशन भी है। देखिए साइंस में दोनों तरह की ऑब्जर्वेशंस हैं, चांस भी हैं और प्लान्ड भी हैं। दोनों तरह के ऑब्जर्वेशन साइंस में मौजूद हैं। लिहाजा सबसे पहले इस बात को अपने जहन में रखें कि साइंस की हकीकत में जो असल बात है वो ये है कि चांस ऑब्जर्वेशन सिर्फ नहीं है बल्कि और ऑब्जर्वेशन भी। उसके बाद आ जाइए 5 सेंसेस। अच्छा, फिर मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 5 सेंसेस से हम ऑब्जर्वेशन नहीं लेते, और भी मेथड हैं जिसके जरिए हम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशन कैन बी बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जी ये इसका फर्क मुझसे बेहतर आप जानते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है, आपने 9th में पढ़ा हुआ है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कौन सी होती हैं और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कौन सी होती हैं। ठीक है, ये हो गई बात। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट। जी अब आइए ऑब्जर्वेशन बेस्ड टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। जी ये बड़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट बात है, और अगर आप ये समझ जाते हैं तो याद रखिए साइंटिफिक मेथड आपको आधे से ज्यादा समझ आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन बेस्ड टेंटेटिव यानी फर्जी आइडिया इज नोन एज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जब आप कोई ऐसी स्टेटमेंट बनाएं, जब आप कोई ऐसा आइडिया जनरेट करें जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो, यानी उसमें क्या ना हुआ हो, अनएक्सपेरिमेंटेड हो, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट ना हुआ हो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बेस पे जब आप कोई बनाएंगे आइडिया, तो ऐसे आइडिया को आप क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। फर्जी आइडिया, हाइपो का मतलब क्या होता है, जरा ये दो वर्ड को आप अलग कर लें। हाइपो होता है बिलो, यानी बिलो, और थीसिस क्या होता है, कंक्लूजन। आप बगैर किसी एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन के जब किसी आइडिया पर पहुंचते हैं, जब कोई स्टेटमेंट देते हैं, फर्जी स्टेटमेंट देते हैं, सपोज्ड आइडिया देते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है, वो चीज हाइपोथेसिस कहलाती है। यानी अभी ये फाइनल स्टेटमेंट नहीं है। आप क्या करते हैं, आप फाइनल स्टेटमेंट हासिल करने के लिए, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम फाइनल स्टेटमेंट हासिल करने के लिए हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस अगर मैं आपको यहां लिख कर दूं बुक के ऊपर ही, ये देखिएगा कि टू ऑब्टेन फाइनल स्टेटमेंट वी पास द हाइपोथेसिस थ्रू नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। और उससे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट से गुजारने के बाद क्या होता है, हाइपोथेसिस के साथ क्या होता है एक्सपेरिमेंट से गुजरने के बाद। जी कासिम, आपका माइक ऑन हुआ, बता रहे थे आप कुछ। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे कासिम, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए मैं बता देता हूँ। एक्सपेरिमेंट से गुजरने के बाद हाइपोथेसिस के दो नताइज निकल सकते हैं, या वो सही प्रूफ हो सकता है या गलत प्रूफ हो सकता है। कासिम माइक ऑफ कर लें यार। अच्छा अब देखिए, देयर इज नथिंग सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इन साइंस। अच्छा एक ये स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखी है, देखिए अगर आपका एक हाइपोथेसिस था, आपने उस हाइपोथेसिस को गुजारा एक्सपेरिमेंट से,
एक्सपेरिमेंट से गुजार के वो प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब है आपकी बात जो है वो ऑथेंटिक हो गई, मतलब आप जो है वो आपको यस का सिग्नल आ गया कि योर एक्सपेरिमेंट वाज राइट, योर ऑब्जर्वेशन वाज राइट। क्योंकि हाइपोथेसिस किसकी बेस पे बना था जी बच्चे? हाइपोथेसिस किसकी बेस पे बना था? ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन की बेस पे, एविडेंस की बेस पे, ठीक है। हाइपोथेसिस इस बेस पे बना था। बट अगर क्या हुआ कि यही पाथवे फॉलो हुआ, यही पाथवे फॉलो होकर आपने क्या कहा कि आखिर में आपका हाइपोथेसिस क्या प्रूफ हो गया? गलत प्रूफ हो गया। तो याद रखिए आपका एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल नहीं हुआ। साइंस में दोनों काम सक्सेसफुल काउंट होंगे। क्यों भला? जरा मुझे बताएंगे आपके साइंस में दोनों काम सक्सेसफुल क्यों काउंट होंगे? जी जनाब, साइंस में सही प्रूफ होना या गलत प्रूफ होना दोनों सक्सेसफुल हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर सही प्रूफ हो जाता है गुड, वेल एंड गुड। अगर गलत प्रूफ हो जाता है इसका मतलब है जो चीज पहले, जो बात पहले की जा रही है वो गलत भी हो सकती है। मतलब अगर आपने किसी और साइंटिस्ट का मेथड फॉलो किया और आपको वो मेथड फॉलो करते हुए वो वाले नताइज हासिल नहीं हुए, तो इसका मतलब ये है कि वो जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे थे उसको करने का कोई एक मेथड नहीं है, बल्कि एक से ज्यादा मेथड है। एक मेथड से वो गलत साबित हो सकता है, दूसरे मेथड से वो सही साबित हो सकता है। तो मेरे कहने से मुराद ये है कि अगर आपका एक्सपेरिमेंट का नतीजा नो भी निकलता है तब भी आपकी सक्सेस है साइंस में, और अगर यस निकलता है तब भी आपकी सक्सेस है साइंस, ठीक है। ये जो है वो हाइपोथेसिस का नतीजा होता है। अब इसमें हाइपोथेसिस जो है उसकी एक खासियत होती है, याद रखिए। अब हम यहाँ पर बड़ी खास बात पढ़ने लगे हैं, और वो क्या है देखिए। हाइपोथेसिस जो है ना वो हर हाइपोथेसिस, अब यहाँ थोड़ा सा जो है वो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हर हाइपोथेसिस क्या होता है? सपोज्ड होता है, ठीक है। हर हाइपोथेसिस सपोज्ड होता है, एंड देयर आर, ये जरा गौर से देखिएगा, देयर देयर आर सेवरल मेथड टू क्रिएट अ हाइपोथेसिस। अगर आपने हाइपोथेसिस बनाना है, अगर आपने कोई फर्जी स्टेटमेंट बनानी है, तो उसके सेवरल मेथड्स हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं अगर आपको, ये देखिए ये वाला पैराग्राफ देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक वो कहता है एट दिस स्टेज यू शुड लुक एट द वेज ऑफ डिवाइजिंग हाइपोथेसिस। सबसे पहली बात, हाइपोथेसिस कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है। देयर आर टू वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। अच्छा ये भी थोड़ा सा ना गलत बात है, लेकिन चलें इसको ऐसे ही लेकर चलते हैं। अ हाइपोथेसिस कैन बी द रिजल्ट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग और कैन बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। अब ये डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग क्या हैं, इसको हमने अब देखना है कि किसी भी साइंटिफिक मेथड में डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और हाइपोथेसिस कैसे बनता है। तो हमारा अब जो टारगेट है वो क्या है कि फर्ज करें कि आपको जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक मिनट बेटा ठहरिएगा। ओहो, ये ना सर मैं प्रपोज ही करता हूँ। हाँ जी, अब आप जो है वो आगे क्या पढ़ने लगे हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, किसी भी हाइपोथेसिस को बनाने के लिए कौन कौन से वेज हैं, तो आपका एक्चुअल आंसर जो है वो यही बनता है कि देयर आर टू वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, ठीक है। हाँ, इसके अलावा और भी हैं, जैसे आप लोगों की बुक में नेक्स्ट पेज पे इन्होंने यहाँ पर इनफैक्ट सम साइंटिस्ट ऑल्सो यूज अदर वेज। एक्चुअली ये जो वेज है ना हाइपोथेसिस बनाने के, ये आउट ऑफ साइंस थोड़े से हो जाते हैं। ये जो पूरा पैराग्राफ है ना यहाँ पर, ये वाला, इसमें कुछ इन्होंने बताए हुए हैं कि हाइपोथेसिस कैसे बनते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आउट ऑफ साइंस चले जाते हैं। बट स्टिल ये वेज भी हैं, ये टोटल 5 है कि हाँ 5 है, लेकिन असल वेज जो हैं जिसको प्रॉपरली साइंटिस्ट फॉलो करते हैं वो ये 2 तरीके हैं जिसके ज़रिए हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। तो ये बाद में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, इसको जो है वो
अभी आज मैं क्लास यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ, मेरे ना थोड़ा सा गले का इशू है इस वक्त। जी बच्चे, आप लोगों को क्वेश्चन?